वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट समरीज एंड प्रपोजल के बारे में। ये कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है जो हमारे यूनिट 3 में आता है। ठीक है, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो, नहीं तो वैसे तो नॉर्मली हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं, समरीज क्या होते हैं, प्रपोजल्स क्या होते हैं। तो हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे कि जैसे मतलब नॉर्मली कि एब्स्ट्रैक्ट, सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे, देन समरीज को एंड देन प्रपोजल को। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ना भाई, आपका इतना बड़ा चैप्टर है, ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, उसको एक शॉर्ट समरी में एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो एक मिनट। तो एब्स्ट्रैक्ट होता है एक शॉर्ट समरी, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है, पावरफुल स्टेटमेंट है, उसको डिस्क्राइब करती है। ठीक है, बहुत बड़े काम को छोटी सी स्टेटमेंट में डिस्क्राइब करना। ठीक है, मतलब जो हमारी थॉट्स हैं उनको एक कॉन्डेंस फॉर्म में, एक ब्रीफ फॉर्म में एक्सप्लेन करना। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं वो तो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लिखना, क्योंकि हमें उन्हें छोटा करके लिखना होता है। जबकि रिसर्च है ना, उसमें हम हमारी सारी थॉट्स को बढ़ा बढ़ा के लिख सकते हैं, उसमें कॉन्डेंस फॉर्म वाली सिचुएशन आती ही नहीं है। ठीक है, तो कहता है कि एक जो गुड एब्स्ट्रैक्ट होता है वो एक गुड कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की तरह होता है, जिसमें हम अच्छे से कलर, साउंड, टेक्स्ट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ करते हैं। वैसे ही हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम ना हमारे आइडियाज़ का, प्रिसाइज लैंग्वेज वगैरह का यूज़ करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट के मीनिंग से आपने क्या समझा? जब हम एक बड़े वर्क को, एक लार्ज वर्क को, ठीक है, शॉर्ट समरी में एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोल देते हैं? एब्स्ट्रैक्ट बोल देते हैं। फिर बात आती है इसके कंपोनेंट्स। तो इसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स है। पहला तो है प्रॉब्लम की स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब क्या प्रैक्टिकल, साइंटिफिक और थ्योरेटिकल गैप है जो आप रिसर्च को फिल कर रहे हो। ठीक है, मतलब जो आप रिसर्च कर रहे हो वो कौन कौन सी जो भी कमी है उनको पूरा करेगा भाई, प्रैक्टिकल, साइंटिफिक और थ्योरेटिकल गैप में। प्रोसीजर मतलब एक्चुअल में आप क्या करोगे। ठीक है, और रिजल्ट मतलब जो आप करोगे उससे आप क्या सीखोगे, क्या इन्वेंट करोगे, क्या क्रिएट करोगे, लास्ट में क्या इम्प्लीकेशंस होगी, क्या रिजल्ट्स होंगे आपकी जो भी रिसर्च थे उसके। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन प्रोसीजर, फिर रिजल्ट और फिर कंक्लूजन। अब बात आती है पर्पस क्या है एब्स्ट्रैक्ट बनाने का। तो मेन पर्पस तो यही है कि भाई ये हमें बताता है कि जो रीडर होता है उसे बताता है कि भाई उसे पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ना है, पूरा का पूरा लेटर पढ़ना है, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है या नहीं। दूसरा, ये हेल्प करता है रीडर्स को रिमेंबर करने में इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो उसमें हमारी हेल्प कर देता है एब्स्ट्रैक्ट। जब एब्स्ट्रैक्ट होता है ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में टेक्स्ट को। ठीक है, बाई एक्टिंग एज ए प्री रीडिंग आउटलाइन ऑफ की पॉइंट। ठीक है, मतलब जो भी स्टार्टिंग की जो भी आउटलाइन वगैरह उनको समझने में। जो इंडेक्स आर्टिकल होता है वो हेल्प करता है क्विक रिकवरी में और क्रॉस मतलब रिफरेंसिंग में। मतलब ये एक गाइडेंस की तरह हेल्प करता है ताकि हम आसानी से समझ पाए मैटर वगैरह को, उसको क्रॉस रेफरेंस के रूप में यूज़ कर पाएँ। फिर बताता है कि ये कहता है कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है वो हेल्प करता है, मतलब अलो करता है सुपरवाइजर को कि रिव्यू करवाए टेक्निकल वर्क को बिना किसी बेफालतू की इन्फॉर्मेशन में फंसे हुए, बिना डिटेल में फंसे हुए ही वो आसानी से उस काम को रिव्यू वगैरह कर पाए। अब 2 टाइप के एब्स्ट्रैक्ट होते हैं एब्स्ट्रैक्ट, एक डिस्क्रिप्टिव और इन्फॉर्मेटिव। डिस्क्रिप्टिव वही जो मेन पॉइंट पर ही फोकस करके चले, मतलब ये आउटलाइन होता है वर्क का, ना कि समरी। ठीक है, मतलब ये डिसाइड कर देता है कि पूरा आर्टिकल हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यही बताता है कि ये ना मतलब कोई जजमेंट नहीं करता काम के बारे में, और ना रिजल्ट देता ना कंक्लूजन्स देता है, बस ये हमें बताता है कि कोई हमें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, 100 से भी कम वर्ड्स का होता है डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट। फिर इन्फॉर्मेटिव मतलब जो ना हमारी जो पूरे काम की जो लेंथ होती है उससे भी 10% ज़्यादा होता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेटिव होता है। ठीक है, जो इसमें सारे मेन आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एविडेंस होते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन होता है इन्फॉर्मेटिव में। ठीक है, फिर बात आती है कि एक एब्स्ट्रैक्ट को हमें कैसे लिखना चाहिए, हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट, कि एब्स्ट्रैक्ट को कैसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हाउ है ये। तो एब्स्ट्रैक्ट लिखने टाइम कहता है कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो इतना आसान नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए देखें तो ये ईजी है एक बड़े लेटर को लिखना, क्योंकि सब कुछ लिखते जाओ, लेकिन जब हम उसको प्रिसाइज फॉर्म में लिखते हैं तो वो उतना ही हमारे लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, हरक्यूलियन हो जाता है, मतलब डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो कहता है एब्स्ट्रैक्ट को लिखने के लिए हमें सबसे पहले तो टाइटल बनाना होगा। ठीक है, तो टाइटल बार बार रिपीट नहीं होनी, क्योंकि टाइटल का मतलब होता है पूरे जो भी आपका आर्टिकल उसमें जिस चीज़ पे बात हो रही है मेनली वो। ठीक है, और कहते हैं इट इज लाइकली टू रीड करना बिना रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट को, समझ जाएंगे कि हाँ इस चीज़ पे ये टॉपिक है। ठीक है,
और कहता है कि जो कंटेक्स्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट का उसमें क्या होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव, मेथड्स, रिजल्ट और कंक्लूजन्स होते हैं। ये 250 से 300 वर्ड्स में एक्सप्रेस करके चलता है। और जब इसको लिखते हैं तो कुछ चीज़ें होती है जो ध्यान में रखनी है। एक तो अवॉइड करो आई और वी को, मतलब ईगो वाली चीज़ों को यूज़ करके चलो, ठीक है। एक्टिव वर्ब्स को यूज़ करो पैसिव वॉइस की जगह, ठीक है। फिर अवॉइड करो नेम, एक्रोनिम्स वगैरह, मतलब जो छोटी छोटी फॉर्म है जो समझ में ना आए, एब्रीविएशंस फॉर्म है, उनको इग्नोर करके चलो जितना हो सके। और ऐसे कीवर्ड्स को ढूंढो जो ना आपकी मेमोरी में छप जाए जब आप उनको पढ़ो, ठीक है, जो आपको लंबे समय तक याद रहे। और मिनी ऐसे मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखो उसको, ठीक है। मतलब जो पैराग्राफ है ना एब्स्ट्रैक्ट के वो शॉर्ट हो, उनमें ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन ना इंक्लूड हो जो बेकाम की हो, जिसके आपका कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है। डिस्टिंक्ट और स्मूथ इनके बीच में ट्रांजिशन होना चाहिए। जो रेशियो है बिटवीन द स्टेटमेंट वो स्लाइटली अडेप्ट करेगा इन फेवर ऑफ योर मेन पॉइंट, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट वगैरह है उसमें जो भी आप मेथड वगैरह यूज़ कर रहे हो या एक्स्ट्रा सेंटेंसेस वगैरह डाल रहे हो तो वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। टाइप से कहें तो एब्स्ट्रैक्ट को लिखना, रीड करना, मटेरियल को थ्रोली, ये मेन काम होता है। जो भी बेफालतू की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको डिलीट करना, वर्ड्स को, और मेन इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करना, यही होता है। अब बात आती है समरी। तो समरी में क्या होता है, समरी एब्स्ट्रैक्ट के थोड़ा सा अलग हो जाता है। वैसे समरी भी वही है कि ब्रीफ फॉर्म में जब लिखते हैं शॉर्टेस्ट वर्जन लिखते हैं लेंथी मटेरियल का। समरी भी मेजर फॉर्म है स्किल्स की, इसमें शॉर्टेस्ट वर्जन होता है लेंथी मटेरियल का। ये लोग होता है रीडर को इन्फॉर्मेशन लेना, अंडरस्टैंडिंग लेना डीपली, मतलब यहाँ पे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है लेकिन थोड़े वर्ड्स में ही, ठीक है। तो इसमें भी हमें ना सिलेक्शन और डिसीजन लेना पड़ता है, पूरी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग और क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो ये 200 से वर्ड्स का होता है, मतलब 1000 वर्ड नहीं, मतलब 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना। फॉर्मूला क्या है, जब हम इसको लिखते हैं तो सबसे पहले क्योर में, क्योर का मतलब होता है कैसे लिखनी, और मी मतलब क्या इंक्लूड करना है। कॉन्डेंस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब वर्ड और फ्रेजेस का यूज़ करो, लेंथ ही ना हो, मतलब एक टाइप से तो पूरे जो ओरिजिनल वर्ड है उसका 1/3 होना चाहिए। अनबाइस होना चाहिए, मतलब खुद के ओपिनियन वगैरह को हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, मतलब आई का यूज़ नहीं करना चाहिए। रीस्टेटेड मतलब ऑथर के आइडियाज़ को डालना चाहिए। मेन आइडिया है कि ऑथर के नाम से शुरू होना चाहिए, ठीक है। लाइक एज की ऑथर कहता है, बिलीव करता है, क्लेम करता है, सजेस्ट करता है। और जो भी इसेंशियल पॉइंट है, जो भी ज़रूरी आर्टिकल के लिए, वो सारे एक्सप्लेन करने चाहिए, ठीक है। फिर इसमें क्या बता रखा है, इसमें यही बता रखा है पैसेज को 2 बार पढ़ो स्टार्ट करते टाइम, ठीक है। और थीम को भी अच्छे से पढ़ो, दोबारा से थीम को रीड करो या नहीं वो। फिर ब्रीफ हेडिंग, मतलब ऐसे एक समरी बनाई जाती है वो, मतलब समरी को लिखते टाइम हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है भाई, ओरिजिनल डिटेल चेक करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, समरी को ड्राफ्ट करना है नहीं, चेक करो समरी को एक्यूरेट है नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें हम देख के चलते हैं। देन इसके बाद आता है कि जब समरी हम लिखते हैं तो क्या क्या की पॉइंट्स है जो हमें मतलब ध्यान में रखने एक समरी को लिखते हैं। तो कहता है कि जो गोल है ना समरी का, मतलब जो गोल है राइटिंग का एक समरी आर्टिकल में, वो क्या है भाई, जो एक बुक है पूरी की पूरी उसको ना हम भाई ऐसे लिखना चाहते हैं कि वो समझ में आ जाए, ज़्यादा हमें डीप में ना जाना, पॉइंट पर्पस इंटेंट वगैरह ये सब कुछ क्लियर हो, ठीक है। जो प्रोसेस है समराइज करने का, वो क्या करता है भाई, हम अच्छे से ग्रेस्प कर पाए जो मेन जो ओरिजिनल रिजल्ट्स हैं, जो रीडर समझना चाहता है उसको अच्छे से, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी तो मेन आइडिया वही हमसे छूट जाता है कई बार, ठीक है। तीसरा है फर्स्टली ट्राई करते हैं मेन आइडिया को रीड करने में, मतलब पहले पैराग्राफ को हम अच्छे से पढ़ते हैं, फिर स्कीम करते हैं उसको, फिर जो हेडिंग और ग्राफ्स होते हैं उनके ऊपर हम नज़र डालते हैं, कंक्लूजन्स वगैरह निकालते हैं। फोर्थ है आउटलाइन बनाते हैं कि हमें क्या इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। फिर उसको एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज वगैरह करते हैं। फिर राइट करते हैं समरी को, श्योर करते हैं कि जो ऑथर का नेम वगैरह है पहले सेंटेंस में वो मेन आइडिया प्रेजेंट हो, स्पोर्टिंग पॉइंट सारे इंक्लूड किए जाएँ, ठीक है। और एज यू रिवाइज एडिट करो अपनी, मतलब रिवाइज करके देखो, कुछ भी कमी लगे तो समरी को रिवाइज करो, कंपेयर करो ओरिजिनल टास्क की, अगर कुछ भी जरूरी है डालना वो लिखो, रीफ्रेज करो ऑथर के वर्ड्स वगैरह को, ठीक है। ये सब तो ये बता रखा। बात यह कैटेगरीज, तो जो हमारी समरी होती है उसको 3 कैटेगरीज में बांटा कि इन्फॉर्मेशनल, एनालिटिकल और प्रोवोकेटिव। तो इन्फॉर्मेशनल तो मतलब एक टाइप से कहें तो ओवरव्यू है लॉन्ग स्टोरी का, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी होती है राइटर के लिए कि वो रीडर को बताए कि क्या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसके लिए और क्या नहीं है, ठीक है। तो यही है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ठीक है। मतलब मेन जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसी के ऊपर बताता है, ठीक है, पूरे आर्टिकल को पढ़ने की जगह। एनालिटिकल मतलब ये रीडर को कुछ बताता है, जो भी पूरी इन्फॉर्मेशन है उसकी स्टोरी के बारे में, ये किस चीज़ पर फोकस करके चलता है, हाउ और वाई पे, ना कि हु व्हाट व्हेन वेयर पे, ठीक है। और प्रोवोकेटिव मतलब वो अंदर से उत्तेजना देने वाला, भड़काने वाला, ठीक है। माइंड में एक फीलिंग क्रिएट कर देता है, इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है रीडर के माइंड में, ठीक है, कि इन्फॉर्मेशन को सिर्फ प्रेजेंट नहीं करना बल्कि उसको पढ़ना भी है, ठीक है।
कि एक्सप्रेस करना ओपिनियन वगैरह। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें शॉर्ट फॉर्म में कोई स्टोरी बताए तो हम इच्छुक होता है कि भाई बीच बीच में क्या हुआ होगा देखने के लिए वो सब, ठीक है। तो सरकाजम आयरनी वगैरह यूज करके फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे नॉन न्यूज़ मैगजीन वेबसाइट वगैरह हैं वो स्लोगन वगैरह यूज करती हैं, ठीक है। तो वो वाला, तो ये क्या था समरी। देन इसके आगे आएगा प्रपोजल, ठीक है। ठीक है, तो प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल में क्या करते हैं कि जैसे हमने किसी को प्रपोजल दिया, ठीक है, किसी काम को करने का, कि भाई मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपके पास ये प्रपोजल है कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो इतना प्रॉफिट आपका होगा, या 1-1 मतलब 50-50 हम बांटेंगे। तो प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल को डिफाइन किया जाता है एक प्रेजेंटेशन के रूप में किसी भी कंसिडरेशन के लिए। नॉर्मली तो कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपने एक शॉप है उससे कोई सामान खरीदा, कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट के बदले में क्या पे करोगे? कुछ अमाउंट पे करोगे, वो अमाउंट ही क्या कहलाता है? कंसिडरेशन। तो यही बोल रखा है कि जो प्रपोजल होता है वो एक प्रेजेंटेशन होता है कंसिडरेशन के लिए। एक जो प्रपोजल होता है वो ऑफर किया जाता है किसी काम को पूरा करने के लिए या कोई सर्विस देने के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक कंपनी है उसका प्रपोजल है प्रमोट करना प्रोडक्ट को, ठीक है, और सिटी का प्रपोजल है, और प्रपोजल क्या, कि जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसको अपनी बाउंड्री में लगाना। देखो, कोई बिजनेस चाहेगा कि मेरी ग्रोथ हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट, और सिटी चाहेगी कि हमारे एरिया में बिजनेस लगे ताकि हमारे एरिया की ग्रोथ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उनका स्टैंडर्ड इंप्रूव हो। तो वही है कि प्रपोजल क्या आ गया कि एक कंपनी का प्रपोजल तो अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना, और सिटी का प्रपोजल है कि अपनी बाउंड्री में कंपनी लगवाना। तो प्रपोजल है ना, इसको नॉर्मली तो लिखा जाता है लेकिन ये ओरल फॉर्म में भी हो सकता है या दोनों का कम्बिनेशन, भाई कुछ बातें लिख दी और कुछ बातें बोलकर समझा दी, ठीक है। तो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक प्रपोजल को बनाती हैं, और ना कहते हैं कि इसको इंटरनली बनाया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के एक पार्ट के द्वारा या मैनेजमेंट के दूसरे पार्ट के द्वारा। जो प्रपोजल होता है नॉर्मली तो शॉर्ट ही होते हैं लेकिन कई बार एक्सेप्शनल मतलब अपवाद के केस में ये लॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रपोजल की रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो प्रपोजल की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने का मेथड पता कर सकें, ठीक है। तो इसमें यही बता रखा है मेन 2 गोल होते हैं प्रपोजल को बनाने के। एक तो कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाए, दूसरा मतलब टू गेट यूर एक्सेप्टेड टू डू द जॉब, कि जॉब को जो हम कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, ये किसका आंसर देगा? प्रपोजल देगा कि क्या प्रॉब्लम सोल्व होगी, प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी, क्या क्या सजेशंस है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है। और ये बताएगा कि जो सजेशंस हैं क्या वो प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, क्या क्या बेनिफिट है ये प्रपोजल हमें देगा, कौन से बेनिफिट है जो पूरे हों, मतलब कब ये बेनिफिट पूरे होंगे, और क्या क्या खर्चा आएगा। गवर्नमेंट जो एजेंसीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो तो एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू करती हैं, ठीक है, RFP बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो क्योंकि ये एग्जैक्टली वही होता है जो हमें प्रपोजल बताता है। अब बात आती है क्लासिफिकेशन प्रपोजल का। तो क्लासिफिकेशन में मतलब इसे बांट रखा है टाइप्स में, तो मेनली 2 टाइप्स में बांट रखा है, एक तो रिसर्च का और एक बिजनेस का। तो रिसर्च प्रपोजल तो मतलब जो एक प्रॉपर एरिया में रिसर्च करनी हो, जैसे आप बैंकिंग पे रिसर्च कर रहे हो तो आप सिर्फ बैंकिंग का एरिया को सर्च करोगे, जैसे आप अपने स्टेट में कर रहे हो या बाहर कर रहे हो, ठीक है। तो रिसर्च प्रपोजल तो एक प्रॉपर एरिया का होता है, डेफिनेट एरिया का होता है। और बिजनेस प्रपोजल जो बिजनेस से रिलेटेड है, उसके गुड्स सर्विसेज इक्विपमेंट वगैरह से रिलेटेड है। तो इसको इतने 2 पार्ट्स में बांटा है, एक सोलिसिटेड और एक अनसोलिटेड। तो अनसोलिसिटेड मतलब जिसमें आप रिक्वेस्ट करके कोई प्रपोजल मांग रहे हो, ठीक है, मतलब जो लिखा जाता है इन रिस्पॉन्स टू ए फॉर्मल रिक्वेस्ट, किसी ने फॉर्मली रिक्वेस्ट किया। फॉर्मल मतलब पूरे मतलब सम्मान वगैरह के साथ पूरे, जैसे हम एक लेटर लिखते हैं, एक तो हम अपने बॉस को लिखें तो हम डियर सर वगैरह सब कुछ लगाएंगे, और एक हम अपने फैमिली मेम्बर को लिखें तो नॉर्मली फैमिली वाली इनफॉर्मल सेंस आती है। सोलिसिट मतलब जिसमें आप है ना रिटर्न कर रहे हो, लिख रहे हो किसी फॉर्मल रिक्वेस्ट के रूप में, इसको ना RPF ही बोलते हैं, वही रिक्वेस्ट फॉर टेंडर या रिटर्न, ठीक है। फिर बात आती है जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो नॉर्मली है ना सोलिसिटेड जो प्रपोजल होता है उसी को ही लेके चलती हैं, क्योंकि भाई मेन वही है कि भाई काम पूरा हो जाए टाइम पे, ठीक है। तो जो प्रपोजल जो प्रेफर किया जाता है वो ये दिखा है कि कितनी वो आपके नीड्स को सेटिस्फाई करेगा और कितना वो अच्छा है कंपटीटर से, तो सोलिसिटेड प्रपोजल में हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो यही है कि मेन इसका इशू यही रहता है कि हम अंडरस्टैंड करें, समझे जितनी भी गाइडलाइंस वगैरह रेगुलेशंस वगैरह हैं RFP के।
और अनसोलिसिटेड मतलब जिसमें कोई भी फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं होती, ठीक है। इसमें ना ऑफर है ना उसको नहीं पूछा जाता, ठीक है। मतलब ऐसा ऑफर दिया जाता है जिसमें है ना जिसके बारे में कस्टमर ने पूछा ही नहीं है। फिर इसमें यही बता रखा है जो अनसोलिसिटेड प्रपोजल होता है वो हैंडल किया जाता है लाइक सेल्स लेटर, बिकॉज आप किसी प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हो तो मेन गोल क्या होता है इसका, यही कि आपको अटेंशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, ठीक है, उनका इंटरेस्ट बने आपके प्रोडक्ट में, और यही कि मूव करना है एक्शन की, ताकि ना कोई भी काम है वो अच्छे से पूरा हो सके, कॉन्ट्रैक्ट हो सके। तो फिर आती है प्रपोजल, जो ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग है प्रपोजल के लिए, वो क्या होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जब एक प्रपोजल बनाती है तो सबसे पहले वो एक टाइटल देती है उसको। टाइटल में क्या होता है, हेडिंग होती है, नेम होता है उस कंपनी का, और किसको आप प्रपोजल दे रहे हो उसका नाम होता है, किस डेट को आप प्रपोजल सबमिट करो वो सब होता है टाइटल में। फिर एग्जीक्यूटिव सबमिट, अगर शॉर्ट प्रपोजल है तो उस टाइम पे हम बनाते हैं एग्जीक्यूटिव, मतलब ब्रीफ प्रपोजल के लिए होता है ये, ठीक है। ये खुद ही बता देता है कि भाई आपका प्रपोजल क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या वो पूरा होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सब। और ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका लॉन्ग प्रपोजल है तो ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट ही बनाना चाहिए, ठीक है। इसका मेन वही है कि भाई एग्जीक्यूट करना एक समरी को, क्योंकि इससे क्या होगा भाई ड्राफ्ट प्रपोजल बना लोगे तो कुछ गड़बड़ वगैरह होगी, वो नहीं हो। ड्राफ्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा, जब हम कॉपी वगैरह, जैसे कई बार आप देखना आप व्हाट्सअप वगैरह मैसेज भेजते हो लेकिन वो भेजा ना जाए, लिखा लिखा हो, तो वहाँ पे वर्ड आ जाता है ड्राफ्ट, मतलब वो भी ड्राफ्ट में, अभी वो आपने बेचा नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होता है ओवरव्यू मिल जाता है कि भाई आपकी प्रेजेंटेशन ठीक है या नहीं, वो सब। टेबल ऑफ कंटेंट में यही कि लॉन्ग प्रपोजल को क्या, टेबल ऑफ कंटेंट मतलब लिस्ट होती है, टेबल फिगर इलस्ट्रेशन की, पूरा क्या क्या मैटर होगा, क्या आप प्रपोजल में लिखने वाले। टेक्स्ट मतलब वही कि एक्सप्लेन कर रहे हो क्लाइंट को कि आप क्या क्या मतलब टर्म्स है आपके कॉन्ट्रैक्ट की, वो सब कुछ आप अच्छे से एक्सप्लेन करके चल रहे हो। तो टेक्स्ट ऑफ द प्रपोजल में वही है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड समरी। इंट्रोडक्शन में तो जो भी आप काम करने वाले उसको समराइज करना, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो ये नॉर्मली प्रपोजल सोलिसिटेड होता है। अगर सोलिसिटेड है तो ये RFP पे फोकस करके चलेगा, अगर नहीं है तो बिड को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो यही बोल रखा है एग्जाम्पल के, यू माइट रेफर टू प्रीवियस कन्वर्सेशन पे फोकस करो, ठीक है, जो तुम्हारे क्लाइंट के साथ हुई थी, ओके। तो मेंशन करो जो भी आपके बीच में बातें हुई थी, एटिक्यूट्स हुए थे, सब हेडिंग बनाओ, ठीक है। तो उसमें यही है कि सब हेडिंग्स में क्या क्या आता है, सब हेडिंग में बैकग्राउंड आता है, ठीक है, स्टेटमेंट्स एक्टिविटी वगैरह आती है, ओवरव्यू आता है, अप्रोच का शॉर्ट समरी होती है जो हाईलाइट करती है, एक्सप्लेन करती है बिजनेस की लिमिटेशंस को, स्कोप को, सब कुछ बताती है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले है बॉडी। बॉडी मतलब वही जो मेन हार्ट है बिजनेस, मतलब जो भी लेटर वगैरह है उसकी जो बॉडी है वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे सब कुछ लिखा टू द हेडमास्टर वगैरह, और यहाँ पे बॉडी जो आप डाल रहे हो। तो बॉडी क्या होता है, हार्ट होता है बॉडी का, ठीक है। इसका मेन वही होता है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को कवर करना। फिर इसमें बॉडी में क्या होती है, प्रोपोज्ड अप्रोच। प्रोपोज्ड अप्रोच मतलब हेडिंग के अलावा जो सेक्शन होता है इसमें डिस्क्रिप्शन होता है कि आप क्या ऑफर करने वाले हो, कंसेप्ट वगैरह, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये सब होते हैं। जैसे कि आप एक नई मशीन लगाना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो, ठीक है, डिस्क्राइब करोगे मशीन का डिज़ाइन, उसकी ड्राइंग्स, उसकी कैलकुलेशंस वगैरह, साउंडनेस वगैरह, सोल्व, सब कुछ बताओगे। वर्क प्लान मतलब जो डिस्क्राइब करता है कैसे वो काम शुरू होगा, कैसे वो पूरा होगा, अलग अलग स्टेप्स क्या होंगे, क्या रिसोर्सेज होगी मतलब काम को पूरा करने में। फिर स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन, ये डिस्क्राइब करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस को, पर्सनल को, जो वे फैसिलिटी है क्लाइंट की नीड्स के अकॉर्डिंग। तो कॉस्ट, भाई नॉर्मली बात है कि आपने कोई बिड दी, उसकी कॉस्ट एक की 5,000 है, एक की 2,000, तो नॉर्मली पहले तो पर्सन 2,000 वाले को ही दिखेगा। तो जहाँ पे प्राइस लाइन ज़्यादा हो जाती है तो क्लाइंट उस बिड को एक्सेप्ट करता ही नहीं है, रिजेक्ट कर देता है। तो प्राइस को अच्छे से एक्सप्लेन करो, ठीक है, कॉस्ट पर ज़्यादा फोकस करो। और समरी तो वही है जो मेरिट्स होती है हमारे अप्रोच की, जो बार बार इम्फेसाइज करती है, ठीक है, जो भी हम प्रपोजल लेके आ रहे हैं उसके बेनिफिट वगैरह को बताती है। तो ये कैसी होती है, ब्रीफ, असर्टिव एंड कॉन्फिडेंट। कंक्लूजन में यही है कि जो प्रपोजल है वो इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि उसकी प्रिंटिंग फैसिलिटी बहुत अच्छी हो, अपीयरेंस बहुत अच्छी हो, ताकि अच्छे से अच्छे अटेंशन मिले, वो सारी जो जो इंपॉर्टेंट इन्फो वो सब कुछ कवर करे। विविड कलर का यूज़ करो, डायग्राम्स का यूज़ करो, इलिस्ट्रेशंस का यूज़ करो। जो एक्चुअल प्रेजेंटेशन है आपके प्रपोजल की वो इस तरीके से की जाए कि वो मतलब लोगों को अट्रैक्ट करे, पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल मैनर में हो, ठीक है। कैरी करो पर्सनली और टॉप एग्जीक्यूटिव के पास, ठीक है। तो ये सब बता रखा है। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप खुद से ही कॉल करो आगे से, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, पर्सनली मिलो, डिले नहीं करना है आपको, बस एक्शन लेते रहना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया इसने एक प्रपोजल का, जैसे कोई मोहन टेक्सटाइल है, ठीक है, न्यू दिल्ली में, टेलीफोन नंबर वो ये है और ये एड्रेस वगैरह है, वो लिख रही है, उसका सब्जेक्ट क्या है,
सोल सेलिंग एजेंट फॉर द सिल्क साड़ी के लिए लिख रहे हो नॉर्थ इंडिया में डियर सर, और फिर आपने बॉडी लिखी, लास्ट में वही है सिंसियरली वगैरह, मतलब एटिक्यूट्स आप यूज़ कर रहे हो सम्मान के लिए। तो ये हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो क्या क्या था, अब्स्ट्रैक्ट, समरीज एंड प्रपोजल। थैंक यू।